सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा संदे। आपसे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। साथ में सबसे महत्वपूर्ण है चीजों को बैलेंस आउट करना होता है प्रिपरेशन के दौरान, तो आपने चीजों को कैसे बैलेंस आउट किया। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द डिटेल, बट फर्स्ट डॉक्टर नेहा, मोस्ट वेलकम इन प्लेटफॉर्म। Thank you so much, sir. Thank you so much for this opportunity. And I'm really grateful and really glad to have with you a conversation and sharing my success story through this platform. Thank you so much, sir. दैट्स सो नाइस ऑफ यू। डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि प्रिपरेशन के दौरान हमारी क्या जद्दोजहद रहती है। बिकॉज इट्स लाइक कई बार हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कई बार रहता है कि हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इट्स लाइक बिग चैलेंज विद एवरीबॉडी एक्चुअली, जो भी प्रिपरेशन जोन में होता है। और एक दिन आपका नाम पीडीएफ में सिलेक्शन लिस्ट में हो जाता है एंड यू सी योर नेम एक्चुअली ओवर देयर। दैट्स सच अ ग्रेट मोमेंट। कैसा रहा आपका मोमेंट वो? जी सर, वो मोमेंट तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट रहा है। और रिजल्ट जिस दिन आया था उसके एक दिन पहले मेरा बर्थडे भी था। तो रिजल्ट मुझे अगले दिन मिला और उस पीडीएफ में मेरा नाम देख के मुझे लगा मेरा पुनर्जन्म हो गया है। इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर मी। तो बहुत बहुत खुशी का दिन था। मेरे सीनियर ने मुझे कॉल करके मुझे बोला कि अरे रिजल्ट आ गया है एंड वी गॉट सेलेक्टेड। तो मैंने उनको बोला कि सर पहले मुझे देखने दीजिए अपनी आंखों से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उस पीडीएफ को कितनी बार देखा और मैं बैठ के बस देखती रही कुछ देर तक एंड देन आई हग्ड माय मॉम, क्योंकि उनकी आंखों में इतने खुशी के आंसू मुझे दिख रहे थे। वो इतनी खुश थी, मैंने उनको हग किया और मैं बैठी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने बहुत पेशेंस है और बहुत पेशेंस के साथ तुमने ये जर्नी कंप्लीट की है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो शब्द सुनने के लिए मैं बहुत बहुत बेकरार थी एंड फाइनली दैट हैपेंड दैट डे। सो इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अ लाइफ। It's such an emotional moment, can't be expressed in the words actually. That's the one of the wonderful moment actually. That's Yes, sir. lifetime moment actually. That's wonderful. So डिस्कस करेंगे सभी चीजों के बारे में, लेकिन पहले स्टार्ट बताएं कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, कैसे आपने शुरू किया एंड कितना स्पान रहा, फिर आपने कैसे उसको फिनिश लाइन को टच किया आपने। ये सर एक्चुअली जब हमारा एग्जाम का नोटिस आया था 31 दिसंबर 2024, राइट। दैट टाइम मेरा एमडीएस बॉन्ड चल रहा था। मतलब वो खत्म होने वाला था बट 2-3 मंथ्स रिमेनिंग थे। तो मेरा 2-3 महीना तो बॉन्ड में ही चला गया था। जनवरी फरवरी तक मेरा बॉन्ड चला। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। एक तरफ एग्जाम का भी मेरे मन में चल रहा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी राइट। तरफ मुझे लगा कि मैं कहीं ज्वाइन भी कर लेती, तो मैंने एज अ एपी भी ज्वाइन कर लिया था कॉलेज में। फिर रिमेनिंग 7 मंथ्स ही मेरे पास थे प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक ले लें जॉब से और पूरा फोकस एग्जाम को दे दे, क्योंकि इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ राइट। डेंटल सर्जन्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेके आई विल स्टार्ट माय प्रिपरेशन। सो 7 मंथ के जो ड्यूरेशन में मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड एग्जाम के लिए ही थी। तो मैंने कंप्लीटली 7 मंथ अपने एग्जाम के लिए दिए। मैंने प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल बनाया जिसमें बहुत मेरे दोस्त ने हेल्प करी। वो मुझे टाइम टेबल मुझे बना के मिल जाते थे एंड मैं उसी टाइम टेबल को कंटिन्यूअसली फॉलो करती रही और कभी मैंने उस टाइम टेबल को डिच नहीं करा। मैं हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ ही उस टाइम टेबल को फॉलो करती रही। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला समय किस तरीके से चला गया और एग्जाम का डे भी आ गया। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एक शेड्यूल रहेगा, एक टाइम टेबल रहेगा, तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। आपको पता है कि इतने ड्यूरेशन तो आपको पढ़ाई के लिए देना ही है, चाहे कुछ भी हो राइट। जाए। तो टाइम टेबल बनाना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, वही मेरी बेसिकली स्ट्रेटेजी थी। डिसिप्लिन को मेंटेन करने में टाइम टेबल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। कैसा रहा यस। टाइम टेबल आपका, मतलब किस तरह का टाइम टेबल आपने बना रखा था? हाँ, टाइम टेबल सर स्टार्टिंग में जैसे मेरी भी पढ़ाई छूट छूट गई थी 1.5 साल से लगभग। राइट। तो शुरुआत करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने अपने आप को 4 to 5 आवर्स ही रखा हुआ था अपने लिए कि थोड़ा सा मैं लीनियंट रखूंगी अपने आप को और सिंपल सब्जेक्ट्स उठाऊंगी, चाहे वो जीके जीएस का हो या चाहे डेंटल के सब्जेक्ट्स हो। राइट। तो पहले मैंने अपना टाइम टेबल थोड़ा सा 3-4 आवर्स का रखा, फिर उसके बाद में वो टाइम टेबल का ड्यूरेशन में बढ़ाती गई
कि 6 आवर्स हो गया, 7 आवर्स हो गया। टाइम टेबल मैंने बहुत 7 मंथ्स का या 6 महीने का नहीं बना के रखा था, मैं वीकली टाइम टेबल मेरा बनता था। तो वन राइट। वीक का मैं टाइम टेबल सेट कर लेती थी, और 1 वीक में मैं अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लेती थी कि इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद जनरल स्टडीज। For general studies, तो सर आई वॉज लाइक फुल्ली डिपेंडेंट ऑन योर क्लासेस, योर नोट्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं जीके जीएस में कैसे कवर करूंगी, बट आपके क्लासेस की वजह से मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी, मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया था पढ़ने के लिए कि वाओ, ऐसा भी कुछ है जो मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो पूरा फिर मैंने जीके जीएस को भी टाइम देना स्टार्ट करा। तो ऐसे करते करते मैंने अपने आवर्स भी बढ़ाए, जैसे 7 आवर्स होते थे पहले, फिर रिवीजन ऐड करने के बाद वो 12 to 13 आवर्स होने लग गए थे। तो ये राइट। सब टाइम टेबल और प्रॉपर शेड्यूल के साथ मैंने स्टार्ट करा था, जिसमें मेरा डेंटल का पोर्शन अलग होता था और जीके जीएस का अलग होता था, and थोड़ा कुछ टाइम में रिवीजन के लिए देती थी। तो इस तरीके से वीकली वीकली मैं टाइम टेबल बनाती थी, और संडे का दिन जो मेरा मेनली रहता था वो पूरा रिवीजन का डे रहता था, क्योंकि संडे थोड़ा लेजी रहता है, थोड़ा मन नहीं करता है, तो वो रिवीजन जो आपने पहले पढ़ लिया आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो वो इजी लगता है, तो संडे में पूरा रिवीजन के लिए देती थी। तो इस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। तो बाद में जैसे आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें चीजों को आपने एड ऑन करना शुरू कर दिया, अपना वर्किंग आवर भी, हमारा स्टडी आवर बढ़ने लग गया। तो जी सर। आपने डेंटल पोर्शन को कितना टाइम दिया, रेशियो कितना, प्रोपोर्शन टाइम दिया, और फिर जीएस पोर्शन को कितना टाइम दे रहे थे आप उस समय? हाँ। सर एक्चुअली डेंटल सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट रहता है, तो मेरा राइट। ऐसा था कि मैं पूरा सिलेबस ही फॉलो करूंगी, जो सिलेबस हमने हम्म। दिया हुआ था उसके अलावा अगर मेरे पास समय बचेगा देन ओनली आई सी द अदर थिंग्स। तो राइट। सिलेबस पे फोकस रखा मैंने, जैसे अगर मैं कोई सब्जेक्ट उठा भी रही हूँ तो मैं मैक्सिमम उसको 6 to 7 आवर्स दूंगी। 6 to 7 आवर्स मेरा एक दिन में डेंटल में जाता था, एंड 3 to 4 आवर्स इंक्लूडिंग आपका जो क्लासेस होता था वो मैं कर लेती थी। तो ऐसे 3 to 4 आवर्स जीके जीएस को देती थी, और 6 6 आवर्स मेरा डेंटल के सब्जेक्ट्स पे होता था। राइट। लगभग 30% जो टाइम है वो हमारा जीएस पोर्शन के लिए जाता है, 70% टाइम डेंटल पोर्शन के लिए। हालांकि जो मार्किंग प्रोपोर्शन है वो भी जीएस का कम ही है, 50 मार्क्स हाँ। का 50 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, वहां 100 क्वेश्चन आते हैं। सो यू हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंगली, एक्चुअली दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। यस सर। फ्रेंड्स, आपको बता दें डॉक्टर नेहा के क्रेडेंशियल बहुत अच्छे हैं, 104 रैंक है। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 242 मार्क्स हैं, इंटरव्यूज में 25 मार्क्स है। दैट्स प्रीटी वंडरफुल स्कोर एक्चुअली। तो इट्स रियली लाइक लॉट ऑफ बैलेंस हैड बीन डन ओवर देयर। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सवाल और भी हमारे फ्रेंड्स के मन में रहता है। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त कई बार होता है कि कुछ लोगों का होता है बिल्कुल लॉन्ग आवर्स बैठते हैं, कि हम एक बार बैठ गए 2 3 घंटे अब कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही उठेंगे। कभी कुछ लोगों का होता है कि आपका 1 आवर का शेड्यूल रहता है कि 1 घंटे हम बैठेंगे, उसके बाद हल्का सा हम फ्री होंगे, उसके बाद फिर देन आफ्टर विल सिट। तो आपका शेड्यूल कैसा था? नहीं सर, मेरा एक ये टाइम था कि मैं 5 6 घंटे से पहले तो उठती ही नहीं थी। मैंने शुरुआत ही राइट। ऐसे करी थी कि अगर जैसे मेरा मन नहीं भी लग रहा है, मैं 2 घंटा मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं थक गई हूँ, तो उसके बाद मैं कोई वीडियो देख लेती थी या आपके क्लासेस सुन लेती थी। मतलब राइट। चाहे मैं वीडियो देखूं, क्लासेस देखूं या क्वेश्चन सॉल्व करूं, बट मुझे वो 3 से 4 घंटा जो मैं बैठ रही हूँ उस बीच में मुझे किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए, और वो कंटिन्यूएशन में मुझे बैठना है, क्योंकि मुझे वो हैबिट में लाना था। मुझे पता था कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं अगर 3 4 घंटे में उठ जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं टाइम अपना ऐसे ही कहीं वेस्ट करूंगी तो दैट विल बी नॉट वर्क। तो मुझे सो यू पता था। डिसाइडेड, आपने डिसाइड कर लिया था कि एग्जामिनेशन जोन में एक बार हम चले गए तो उसके बाद हमें जल्दी उससे बाहर नहीं निकलना है, वी हैव टू बी इन दैट जोन एक्चुअली। यस। दैट्स राइट। बट इन बिटवीन जो है, यदि आपका मूड बहुत अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में आप वीडियोस देख सकते हैं, क्लास के वीडियोस। बट हाँ बिल्कुल। यू हैव टू बी इन द स्टडी जोन ओनली, है ना? दैट्स द वन, दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि लाइक हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, और कई बार हम लोग टेस्ट सीरीज के पेपर भी सॉल्व कर रहे होते हैं। टेस्ट सीरीज में कई बार नंबर हमारे कम आते हैं, वी जस्ट गेट, कई बार तो अच्छे नंबर भी आते हैं, इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। बट कई बार ऐसा होता है कि नंबर काफी कम आ रहे होते हैं, तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इसको कैसे आपने बैलेंस आउट किया? हाँ सर, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने काफी अच्छे से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई और टेस्ट में नंबर कम आए, बट सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम जो हमारा जो टेस्ट सीरीज अभी हम दे रहे हैं हम उसको हमारे फाइनल एग्जाम के साथ कंपेयर करते हैं कि अरे फाइनल एग्जाम में ऐसा हो गया तो ये राइट। सोच, ये थॉट सबको ही आते हैं, ये थॉट मुझे भी आते थे, बट मैं
उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करती थी। मैं अपने आप को यही बोलती थी कि जो गलती करी है उसको मैं अभी सुधार लूंगी तो मेरा शायद रिजल्ट बेटर हो सकता है। जो नंबर मेरे कम हो रहे हैं, जहां मैंने गलतियां करी है, मैं उसको वापस से सॉल्व कर लेती हूँ, वापस से पढ़ लेती हूँ, सो दैट कि बाद में मुझे कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। तो मैं उस चीज को वापस से पढ़ लेती थी, उसी टेस्ट सीरीज को वापस से रिवाइज कर लेती थी, वही क्वेश्चन वापस से सॉल्व कर लेती थी, और ताकि मेरे थॉट्स जो है वो ओवरकम हो जाए क्योंकि इट्स थॉट्स लाइक आते ही है एग्जाम ड्यूरेशन में, ऐसी चीजें होती ही हैं। तो इस तरीके से मैं कोप अप करती थी। इट्स लाइक इट्स ऑब्वियस दैट कि हम प्रिपरेशन जोन में होते हैं, हमें अनसर्टेनिटीज को फेस करना है, तो उसके लिए फियर आना एक स्वाभाविक सी बात होती है कि हम सभी डरे हुए होते हैं। बट क्या होता है, उसके लिए जो हमें कंक्रीट वर्क करने होते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग एज वेल, बिकॉज हमने कहाँ पे गलतियां किया हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, यदि हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान, चूंकि ऑफलाइन प्रिपरेशन तो करना पॉसिबल नहीं होता कई बार, ऑनलाइन प्रिपरेशन जैसे आपने किया, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे हमें न्यूज देख लिया हमने मोबाइल में, या चूंकि न्यूज भी हमारे सामने ऐसी होती है जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग न्यूज होती है, बिकॉज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं हमारे देश में जो कि थोड़ा सा माइंड को हल्का सा, कहते हैं ना, वो एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर देती है। उस समय भी जब आप लोग एग्जामिनेशन जोन में थे, उस समय भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे देश में हुए थे, लॉट ऑफ फ्यू टेररिस्ट अटैक हैपेंड ओवर देयर। तो इट्स सच अ बिग फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया कि इन चीजों को कैसे हम। जी सर। एक्चुअली सर स्टार्टिंग में तो पहले मैं फोन से ही अपने क्लासेस आपके में देखती थी, तो मेरे साथ भी होता था, मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी। फोन अब राइट। फोन चलाने की वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसके बाद फिर मैंने अपने फोन और अपने स्टडी क्लासेस को दोनों को सेपरेट कर लिया। मैं लैपटॉप में फिर क्लासेस सुनने लगी, क्योंकि लैपटॉप पे मेरा सारा एकेडमिक्स का ही मैं काम करती थी हमेशा से ही। तो मैं जो राइट। भी क्लासेस होती थी वो मैं लैपटॉप पे सुनती थी कि ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगी तो इससे बेटर है मैं राइट। दूसरा ऑप्शन चूज करूँ, फोन मेरा दूर रहे, फोन मेरे पास ना रहे, सो दैट मैं इट्स पूरी। लाइक सोशल नेटवर्किंग जैसे ऐप होते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वो उससे थोड़ा दूर हो हाँ जाए तो फिर दैट दैट हाँ, हेल्प्स एक्चुअली। वो तो सर मैंने कम्प्लीटली अपने आप को हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। मैं कम्प्लीटली वैनिस्ड हो गई राइट। थी, पूरा अंडरग्राउंड हो राइट। गया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसी चीज है, आप जो रोकोगे भी खुद को तो नहीं रोक पाओगे, ये ऐसी चीज है राइट। आज के टाइम पे। तो वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले 3 मार्च को, मुझे याद है 3 मार्च 2025 को मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। उसी दिन मैंने सारे एप्स डिलीट कर दिए थे। मैंने बोला कि अब मैं कुछ भी कहीं भी नहीं दिखूंगी, अंडरग्राउंड हो जाऊंगी, आई हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज, कुछ भी हो जाए। तो इस दैट तरीके वाज से क्वाइट मैंने। बोल्ड स्टेप एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कि ये एक डिसीजन जो है वही सारी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपने एक डिसीजन ले लिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, तो जो आपने डिसाइड कर लिया तो उस कंडीशन में फिर सारी चीजों से आप बाइकआउट हो जाते हो। देन दैट हेल्प्स एक्चुअली। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा प्रिपरेशन के दौरान? जी सर, फैमिली मेंबर्स का तो इतना रोल है कि मैं अभी भी मैं मेरा दिल भर जाता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत सपोर्ट किया है। मेरे आजू बाजू इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखा मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने तो पूरी जान लगा दी। जितना पेशेंस और जितना डेडिकेशन से मैं पढ़ाई कर रही थी, उतने पेशेंस के साथ वो मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट कर रही थी। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो इज देयर, जो हर मॉर्निंग, हर मतलब वीकेंड तक का मुझे टाइम टेबल रहता था। मंडे एक सुबह 6 बजे मेरे पास एक नया पीडीएफ आ जाता था टाइम टेबल का, कि नेहा यू हैव दैट्स टू फॉलो वंडरफुल। दिस टाइम टेबल अगले संडे तक। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ। मतलब दिस एग्जाम इज मोर देन अ विन, मतलब इमोशनल ज्यादा मेरे जुड़े हुए हैं इस एग्जाम के थ्रू, क्योंकि सभी फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं। सभी सभी ने मुझे पढ़ते हुए देखा है, तो उनका ऐसा था कि ठीक है, तो बिल्कुल इधर उधर का ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इट्स तो ऑल्सो समथिंग इम्पोर्टेंट दैट कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर क्या होता है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे फेवर में चलने लग जाता है। पीपल जी ऑल्सो सर। फील लाइक कि इफ दैट पर्सन इज गिविंग हिज 100%, तो हमें भी जो है थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वी गेट द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एक्चुअली। दैट्स वंडरफुल। इसमें कुछ फ्रेंड्स के सवाल हैं, जैसे कि एमपीजीके के लिए कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर किया है?
सर मोस्टली तो मैं पहले मैंने बुक्स लिए ही नहीं थे। मैं पूरा आपके क्लासेस अटेंड करती थी। आपके जो क्लासेस के नोट्स थे मैं वही पढ़ रही थी। मैंने वो राइट। थ्योरी के लिए कोई बुक यूज ही नहीं करा था। टोटली डिपेंडेंट ऑन योर क्लासेस एंड योर नोट्स। आफ्टर सम टाइम जब आपने बोला ऐसे कि आप एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस करिए, देन फिर मैंने परीक्षा धाम का जो एमसीक्यूज का बुक आता है, देन वो मैंने राइट। स्टार्ट करा एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज थ्योरी के लिए तो आई वाज यूजिंग आपके ही नोट्स। और क्लासेस जो भी होती थी मैं वो रिपीट में सुन लिया करती थी, तो वो ही मुझे लगता है कि वो इतने सफिशिएंट थे और इतने अच्छे थे कि बहुत हेल्प रही। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच सर। दैट्स सो नाइस ऑफ यू एक्चुअली। मतलब बेसिकली क्लास में लगभग वी कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ चीजें जरूर थोड़ा सा वो हो जाती हैं, बट उसको फिल्टर आउट करना भी जरूरी होता है, बिकॉज जी सर। सिलेबस इज क्वाइट वेरी वाइड एक्चुअली। तो हमें थोड़ा सा फिल्टर आउट करना होता है कि क्या चीजें हम एग्जाम में आ सकती हैं, क्या चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं, तो वी हैव टू फिल्टर आउट इन बिटवीन। दैट्स वंडरफुल। डेंटल के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफर किया गया आपके द्वारा? सर डेंटल के लिए तो सर डेंटल पल्स ही हम लोग पढ़ते हैं। डेंटल पल्स सबसे राइट। बेस्ट है। रिसेंट एडिशन जो अभी हमारे टाइम पे चल रहा था, 17th एडिशन, वो मैंने पढ़ा था। तो उसमें काफी अच्छे से क्वेश्चंस एडेड थे। रिसेंटली जो नीट के प्रिपरेशन के लिए होते हैं, एमडीएस के लिए, वो भी थे। तो काफी अच्छे से तैयारी हो गई थी। और सिनॉप्सिस वगैरह जो होता है वो पहले एक बेस तैयार कर देता है आपका। उसके बाद आप राइट। इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डेंटल पल्स वाज द ओनली बुक आई वाज रीडिंग। सो डेंटल पल्स का जो रिसेंट एडिशन था उसमें ये फायदा मिल जाता है कि जो बाकी और एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस हाँ उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, जी तो जी सर। दस दस रियली वंडरफुल एक्चुअली। प्रिपरेशन के दौरान आपने नोट्स मेकिंग किया था या बुक्स ही बस को सिर्फ आप पढ़ते थे? जी सर, प्रिपरेशन के दौरान कोई जैसे कोई टॉपिक रह गया हो, जैसे समझ नहीं आ रहा हो, देन ओनली वी कैन यूज द स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको थोड़ा समझना है या कुछ। बाकी तो अदरवाइज पल्स वाज द सफिशिएंट बुक। और जीके जीएस के लिए तो मैं आपके ही नोट्स पढ़ रही थी और एमसीक्यूज के लिए ऑलरेडी एक बुक ले रखा था। तो आई थिंक दैट्स द इनफ फॉर द प्रिपरेशन। तो नोट्स जैसे आपने नोट्स पढ़ा, दैट्स वंडरफुल, बट उसमें जो हैंड रिटन नोट्स, जैसे हम खुद जो नोट्स बनाते हैं, तो आप खुद नोट्स बनाया करते थे या मतलब? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। मैंने जीके जीएस के लिए तो मेरे पास अभी भी मेरे नोट्स इतने सुरक्षित रखे हुए हैं। मैंने सब कुछ हाथ से लिखा है। और आज भी मैं बस। उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है ओ मैंने ये सब पढ़ लिया था। और वो इतना फेमिलियर लगता है। अगर मेरे कोई नोट्स मांगेगा तो वो भी पढ़ेगा तो बोलेगा अच्छा ठीक है, इसमें एक्चुअली सब कुछ लिखा नोट्स है। नोट्स बनाने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि वी जस्ट एसोसिएट विद दैट टॉपिक एक्चुअली। एक तो हम यस उस सर। टॉपिक में रुकते हैं प्रॉपर तरीके से, और जब रुकते हैं तो वो चीजें दिमाग में बैठने लग जाती हैं, और दूसरी बात जब रिवाइज करते हैं तो हमें लगता है ये तो हमने अभी लिखा हुआ है, तो इट्स वेरी हैंडी फॉर अस। तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट्स जो आपने बनाया वो नोट्स कैसे होते थे? लेंदी प्रॉपर नोट्स होते थे या मतलब शॉर्ट नोट्स के तौर पर बनाया करते थे आप? सर जीके जीएस तो मैं पूरा ही नोट्स बनाती थी। जो भी क्लास में राइट। आप हमें पढ़ाते थे वो तो पूरे ही नोट्स थे। और वो राइट। काफी, वो ऑलरेडी इतने मतलब कंपाइल थे, इतना उसमें सब कुछ प्रिसाइज। एडेड था, प्रिसाइज था। तो वो बनाना जरूरी था। तो उसके लिए तो मैं पूरा ही नोट्स मैंने बना रखे थे। बट अगर डेंटल की मैं बात करूं तो डेंटल का कुछ ही मैंने जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आने के चांसेस है या इम्पोर्टेंट है, या ऐसे जो मैं भूल रही हूँ या मुझसे गलती हो रही है, वो उन चीजों के ही मैं नोट्स बनाती थी। मैं हर चीज नहीं लिखती थी क्योंकि वो रिवाइज करना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। कि राइट। लंबे नोट्स अगर आप बना रहे हैं फिर उसको आप रिवाइज कैसे करोगे, उसका प्रेशर भी आप फिर एग्जाम में टेंशन दे देता है। तो मैं बहुत प्रिसाइजली और शॉर्ट नोट्स बनाती थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल रही हूँ। राइट। तो शॉर्ट नोट्स का फायदा ही मिल जाता है कि टाइम हमारा काफी सारा बच जाता है, बिकॉज बहुत सारे पन्ने भी तो पलटाने रहते हैं, तो इट्स जी क्रिएट्स सर। लाइक अ लॉट ऑफ। राइट। दैट्स फाइन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक पूछा आता है कि जैसे हम एग्जामिनेशन के, चूंकि एग्जामिनेशन डे इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो एग्जामिनेशन आप जब देने जा रहे थे तो आपने क्या माइंडसेट बनाया था कि हम एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन करेंगे? जैसे डेंटल के 100 क्वेश्चन है, जीएस के 50 क्वेश्चन है, तो आपने कोई माइंडसेट बनाया था कि ऐसे कितने क्वेश्चन हमें वहां पे करना है, समथिंग लाइक दैट? क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था आपने? जी सर, क्वेश्चन तो मेरा ऐसा था कि सर जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करूं जो मुझे एकदम शॉर्ट शॉर्ट आ रहे हैं, क्योंकि स्कोर भी करना इम्पोर्टेंट था। तो मैं राइट। चाह रही थी कि मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी और जितने मुझे कंफर्मेशन के साथ मुझे आ रहे हैं उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं, अगर मेरे कोई क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है तो उसमें से मेरे 5 6 7 8 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं तो दैट इज फाइन, बट इससे ज्यादा नहीं छूटे।
ये बाकी राइट। जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो वो क्वेश्चन मेरे ऐसे होने चाहिए कि कंफर्मेशन के साथ होना चाहिए। अगर उसमें एक दो भी गलती हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें 38-37 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट होने चाहिए। तो इसी राइट। टाइप का स्ट्रेटेजी मैंने डेंटल के लिए भी करा था कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करूं और शॉर्ट क्वेश्चन करूं। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उनको छोड़ ही दूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। दिक्कत करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में भी आपको 50-50% भी है तो यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर दैट क्वेश्चन। बट ये है कि यदि इनकेस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अटेम्प्ट करना थोड़ा सा बहुत नेगेटिव हो जाता मुश्किल है। होती है। Yes, sir. दैट्स फाइन। सो दीज आर द क्वेश्चंस एक्चुअली। यदि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो। जी सर, बस मैं यही कहूंगी कि प्रिपरेशन आप करिए प्रॉपर। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपना डे यूटिलाइज करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, और जो भी आप शेड्यूल बना रहे हैं उस पर एकदम कंसिस्टेंटी आपकी बनी रहनी चाहिए। आप उस 5 से 6 घंटे का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो 6 घंटे आपके सिर्फ पढ़ाई के होने चाहिए। आप उस ड्यूरेशन में आप कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, बस सिर्फ पढ़ाई करिए। तो फोकस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर की एक बात मुझे याद है, संडे वार्ता में सर हमेशा कहते थे कि अपने आप पे अंधा विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल मैंने राइट। अपने आप पे बहुत विश्वास रखा कि मैं हार्डवर्क करूंगी और वो मेरे को मिलेगा उसका फल। तो बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, फल अपने आप मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। दैट्स वंडरफुल। इंटरव्यूज के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे फ्रेंड्स को। हाँ जी सर, इंटरव्यू में जो हमारा जो डेफ फॉर्म रहता है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब आपका जो लोकल एरिया, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें वो इंटरव्यू में पहले सबसे पहले यही सवाल पूछे जाते हैं। बाकी डेंटल से तो वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो कंडीशन है उसके ऊपर भी सवाल हो जाता है। जैसे मैं वहां पे इंटरव्यू के दिन काफी एंजाइटी और नर्वसनेस में थी, तो मुझे ड्राई माउथ हो गया था। तो देवर आस्किंग मी अबाउट जेरोस्टोमिया, पैरोटिड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपका सिचुएशन वहां पे कैसे है और वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बट प्रिपरेशन अपनी ऐसी होनी चाहिए कि डेफ आप पूरा कंप्लीट करिए। आपको अपने एरिया का, अपने स्कूलिंग और बाकी सारी चीजों के बारे में थरोली नॉलेज होना चाहिए। राइट। इट्स लाइक वी गेट द स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस। बट ये है कि जो प्रिपरेशन जो हम कर सकते हैं, जो भी डैप में चीजें लिखी हुई हैं, वी शुड गेट रेडी फॉर दैट वन एक्चुअली। यस सर। दैट्स वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नेहा मैम के कुछ मैसेज हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो सबसे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो प्रॉपरली बना होना चाहिए। यदि टाइम शेड्यूल आपका प्रॉपरली प्लान होता है तो उस कंडीशन में आप एक रियलिस्टिक गोल के पीछे दौड़ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि हाँ हम इतना कर सकते हैं आज, एंड यू जस्ट डू इट एनी हाउ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सेकेंड जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने पढ़ा फिर उसके बाद आपने गैप ले लिया, पॉज ले लिया। इट डजेंट हेल्प एक्चुअली। तो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रिवीजन भी प्रॉपरली करना है। जैसे मैम ने प्रॉपर सैटरडे संडे संडे स्पेशली एलोकेट कर रखा था कि रिवीजन करना है, तो आपको ये प्रॉपरली करना है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने अंदर अंधा विश्वास करना है। यू हैव टू हैव ब्लाइंड फेथ इन योरसेल्फ। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन। So this is it, Dr. Neha. You came in our platform. It's so nice of you. Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत सपोर्ट रहा। आपने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करा, पढ़ाया, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया, रिवीजन हुआ। और मैंने एक बहुत अच्छी हैबिट भी डेवलप करी न्यूज़पेपर रीडिंग की। तो थैंक यू सो मच जीके जीएस को इतना इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। That's so nice of you. Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू सर।